कहानी का शीर्षक प्यार या फरेब। भाग 2। बच्चों की आवाज़ सुनकर अविनाश हड़बड़ाता हुआ घर आ गया। दोनों बच्चे अविनाश को देखते ही दौड़कर उससे लिपट गए। अविनाश अंदर कमरे में गया तो देखा कि विद्या बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। वो विद्या को होश में लाने का भरपूर कोशिश किया, परंतु विद्या को होश नहीं आया। तब वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाया, विद्या को लेकर अस्पताल पहुंचा। विद्या को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि बहुत ज़्यादा तनाव में रहने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, जिस कारण उनको बोलने और एक तरफ का शरीर हरकत कर पाने में सक्षम नहीं रहा। ये कब ठीक होंगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनकी हालत नाजुक है। तब तक विद्या के मायके और अविनाश के घर से सभी लोग आ चुके थे। दोनों परिवारों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ऐसा क्या बात हुआ जिससे विद्या इतना अधिक तनाव में आ गई और इस स्थिति में पहुंच गई। सभी लोग बच्चों से पूछा। बच्चे बताए कि सुबह तो मम्मा ठीक थी, दोपहर 3:30 बजे मम्मी बाजार निकली घर का कुछ सामान लाने, और हम लोग भी उसी समय कोचिंग के लिए निकले, लेकिन सामान से भरा हुआ थैला कहीं दिखाई नहीं दिया। अविनाश तो सब कुछ जानता था, पर वो आखिर बताए तो बताए क्या। लेकिन विद्या की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी था। परिवार के सभी लोग आखिर कितने दिनों तक रहते। धीरे धीरे सभी लोग 5-10 दिन होते होते चले गए। सिर्फ अविनाश के माता पिता इन लोगों के पास रुक गए। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई, घर परिवार अस्त व्यस्त हो गया। अविनाश की माँ का भी तो उम्र हो चुका था। आखिर वो भी अकेले कितना दिन घर और बच्चों को संभाल पाएगी। एक दिन शाम को अविनाश की माँ चाय बनाकर लाई और अविनाश की ओर बढ़ाते हुए बोली, ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि विद्या कब ठीक होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अस्पताल का खर्चा भी बहुत है। तभी उसके पिताजी बोले कि हमारी राय से विद्या बहू को घर ले आते हैं, उसकी देखभाल के लिए किसी महिला को रख लेते हैं जो अच्छी तरह से उसका देखभाल करे। इससे अस्पताल से तो कम ही खर्च होगा। सभी अपना अपना राय दे रहे थे। अविनाश अपना सिर पकड़े सोच रहा था कि मेरी एक गलती के कारण पूरा परिवार बिखर गया। दूसरी ओर जूही लगातार अविनाश को फ़ोन कर रही थी। वो ना तो फ़ोन उठा रहा था और ना ही फ़ोन कर रहा था। दोनों परिवार के लोगों के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया कि विद्या को अस्पताल से घर ले जाते हैं। हो सकता है कि घर के माहौल से उसकी हालात में कुछ परिवर्तन आए। 15-20 दिन बीत गया। जूही को अब चिंता सताने लगा था कि अविनाश अगर नहीं आया तो उसका खर्चा कैसे चलेगा। रहना सहना, खाना पीना, मिंकू का स्कूल फीस, आखिर बचाए पैसे से कितना दिन चलेगा। आगे जिंदगी कैसे कटेगी, ये सोचकर जूही के आंखों के तले अंधेरा छाने लगा। सहसा उठ खड़ी हुई और तैयार होकर अविनाश की ऑफिस की ओर चल पड़ी। ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगी। छुट्टी का समय हुआ। अविनाश ऑफिस से निकलता दिखा। वो अविनाश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही अविनाश भड़क गया। यहाँ क्या कर रही हो? तुम कितने दिनों से घर नहीं आए हो, ऐसे कैसे चलेगा? कोई देख ना ले ये सोचकर अविनाश उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बगल की गली के कोने में ले गया और बोला, देखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना। जूही बोली, अच्छा जी, जब तुम्हारा मन करेगा संबंध है, जब नहीं करेगा संबंध नहीं है, ऐसे थोड़े ही चलता है। आप हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके घर आकर सभी को बताऊंगी कि हमारे बीच क्या संबंध है। अविनाश चिल्लाया, आ गई औकात पर? जूही बोली, औकात वाली बात मत करना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। आज रात कोई बहाना बनाकर आ जाना, वहीं बैठकर चैन से बात करेंगे।
और अविनाश की ओर मुस्कुराते हुए बोली, इंतजार करूंगी, और वहां से तेज कदमों से निकल गई। अब क्या करे क्या नहीं, वो किस जाल में फंस गया, ये सोचते सोचते अविनाश घर पहुंचा तो पता चला कि विद्या के भाई और अविनाश के पिताजी दोनों मिलकर विद्या को अस्पताल से घर लाने गए हुए थे। विद्या की भाभी और अविनाश की माँ बच्चों के साथ मिलकर पूरे घर को सजा संवार रही थी और घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए एक दूसरे को हिदायत दे रहे थे। कोई कड़वी बात नहीं होगी। अविनाश पर नजर पड़ते ही बच्चे बोले, पापा जल्दी तैयार हो जाओ, पहले जैसा, मम्मी के पसंद का कपड़ा पहन के। अविनाश मन ही मन सोच रहा था कि अब कपड़ा मैं कैसा भी पहन लूं, तुम्हारी मम्मा मुझे देखकर अब खुश होने वाली नहीं है। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। सभी लोग घर से बाहर आ गए। उसकी सासू माँ आरती की थाल लेकर आई। विद्या की आरती उतारकर उसे घर के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर के अनुसार विद्या सब कुछ सुन समझ सकती थी, पर बोल नहीं सकती थी और एक तरफ का अंग हरकत नहीं कर रहा था। विद्या को व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। व्हील चेयर पर बैठे बैठे विद्या नजरें घुमाकर पूरे घर को देख रही थी। अविनाश को सामने देखकर उसके आंख से आंसू झरने लगा। अविनाश अपना हाथ बढ़ाकर उसका आंसू पोंछने लगा। विद्या में अब न तो विरोध करने का क्षमता था और न ही स्वीकार करने का। बस वो अपलक अविनाश को निहार रही थी। रात को खाना खाते समय विद्या को व्हील चेयर पर बिठाकर डाइनिंग टेबल तक लाया गया। उसकी भाभी उसे धीरे धीरे सूप पिला रही थी। दूसरी ओर अविनाश विद्या का हालत देखकर मन ही मन निर्णय लिया कि जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, और रात को रूही के घर नहीं गया। इस कारण रूही गुस्से से तिलमिला उठी। दूसरी ओर महिला की खोजबीन शुरू हो गया जो विद्या का देखभाल कर सके। सुबह सुबह अविनाश के घर की घंटी बजा। अविनाश दरवाज़ा खोला। सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी, एक हाथ में अपना बैग लिए और दूसरे हाथ से मिंकू का हाथ पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी जूही। अविनाश बोला, तुम यहाँ और ऐसे? कौन है अविनाश? बोलते बोलते उसकी माँ गेट तक आ गई। जूही उनको देखते ही अविनाश को दरवाजे से हटाकर अंदर चली आई और उसकी माँ का पैर छूकर प्रणाम करते हुए बोली, माँ जी मैं हूँ जूही। जैसे ही विद्या दीदी की खबर मिली, मैं तो सुनते ही दौड़ पड़ी। सभी लोग जूही को घेर लिया। आसी और अंशु आकर जूही से लिपट गया। जूही मौसी, देखो ना मम्मा को क्या हो गया। चिंता मत करो बच्चों, विद्या दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है। सबसे मिलने के बाद अपना सामान बच्चों के कमरे में रखी और सभी के लिए चाय बनाकर हॉल में आ गई। विद्या की भाभी और सासू माँ का हाथ पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ, दीदी का ख्याल मैं रखूँगी। सभी लोग जूही को कृतज्ञ नज़रों से देख रहा था। अविनाश सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहा था। वो किसी को कुछ नहीं बता सकता था। अगर वो बताता तो सभी को अविनाश और जूही के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल जाता। विद्या का जब आँख खुला तो सामने जूही को देखकर विद्या की नज़रें अविनाश पर जा टिका और एकटक उसे देखने लगी, मानो कह रही हो कि मेरा बीमारी का फ़ायदा दोनों मिलकर उठाओ। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।